नमस्कार, मैं बबली लीना साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट, देव संस्कृति कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, धमधा रोड, खपरी से। इसके पहले के वीडियो में हमने संप्रेषण की विशेषता तक पढ़ा था। अब हम संप्रेषण के सिद्धांत से कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम देखते हैं संप्रेषण के सिद्धांत। तो प्रेषक को संदेश को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। स्पष्टता से तात्पर्य संदेश श्रोताओं को एक बार में ही समझ आ जाना चाहिए। जैसे अगर आप कोई मैसेज दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी बिल्कुल आडंबर युक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए, बिना कटापटा शब्द होना चाहिए, स्पष्ट लिखावट होनी चाहिए ताकि वो एक बार में उस चीज़ को समझे और रिप्लाई करें। दूसरा है संदेश की पर्याप्तता। संप्रेषण करते समय कभी भी आधे अधूरे संदेश प्रदान नहीं करना चाहिए। आधे अधूरे संदेश से भ्रम की स्थिति निर्मित हो जाती है, इसलिए संदेश को पूर्ण होना चाहिए। कभी भी जो संदेश आप लेटर के माध्यम से दे रहे हो, फ़ोन के माध्यम से दे रहे हो, मैसेज के माध्यम से दे रहे हो, आधा बोल के कभी भी नहीं रुकना चाहिए फ़ोन में। या मैसेज से अगर कर रहे हो तो आधा मैसेज लिख के फिर उसका डस करके लिख देते हो, तो वहाँ पर उस तरीके से नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई भी मैसेज पूर्ण रूप से लिखित अगर लिख के दे रहे हो तो लिखित में पूर्ण रूप से होना चाहिए। अगर बोल रहे हो तो पूर्ण रूप से उसको पूरे तरीके से उसको कंप्लीट बोल के ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंप्लीट तरीके से अगर आप नहीं बोलोगे तो संदेश जो क्या रहेगा, आधा अधूरा लगेगा और वो समझ में नहीं आएगा, तो वो सामने वाला जो रिप्लाई नहीं दे पाएगा। संदेश की अवरोधकता की समाप्ति। संदेश के प्रेषण में कोई बाधा हो तो उन बाधाओं को पहले दूर कर लिया जाना चाहिए। ये बाधाएं अनेक प्रकार की हो सकती है, जैसे शोर, भाषा संबंधी, मनोवैज्ञानिक विषय का अपूर्ण ज्ञान इत्यादि। मान लीजिए क्लास में अगर टीचर क्लास में अगर पढ़ा रहा है, बाजू में अगर कोई डांस की क्लास लगी हुई है या कोई कल्चरल प्रोग्राम वगैरह चल रहा है और उसकी जस्ट बाजू वाले क्लास में अगर वहाँ पे कोई टीचर अगर अपने किसी टॉपिक को अगर वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगी, बहुत सारी परेशानियाँ उत्पन्न होगी, बच्चों को सुनाई नहीं देगा, उनका ध्यान बार बार भटकेगा। तो इस प्रकार से शोर वगैरह रहते हैं और भाषा संबंधी, जैसे मान लीजिए अगर मेरी भाषा को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उस भाषा संबंधी परेशानी को भी पहले से दूर कर लेना चाहिए किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए। या जो शोर है आजू बाजू में किसी, इस प्रकार संदेश की जो अवरोधकता की पहले समाप्ति कर लेनी चाहिए, उसके बाद संदेश का प्रसारण करना चाहिए। ठीक है, अब हम लेते हैं संदेश की एकरूपता। संदेश की एकरूपता का होना अनिवार्य है। एक संदेश जब तक एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो संदेश का मूल रूप नष्ट होने का भय रहता है। संदेश की एकरूपता से तात्पर्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर भी संदेश के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर कोई मैसेज आपको क्लासरूम में अगर कोई मैसेज अगर देती हूँ किसी बच्चे को और मैं ये बोलती हूँ कि सारे बच्चों तक ये मैसेज पहुँच जाना चाहिए, तो मैंने किसी एक बच्चे के कान में वो मैसेज बोला धीरे से, क्योंकि बाकी लोगों को मुझे नहीं पहुँचाना है। उस चीज़ को आप इस चीज़ को सॉरी, अगर इस चीज़ को आप उदाहरण के तौर पे अगर करना चाहें तो आप एक बच्चे के 10 बच्चे लगातार खड़े हो जाइए, एक बच्चे सामने वाले बच्चे के कान में आप कोई मैसेज दीजिए, सेम एग्जैक्ट वही मैसेज 10वें व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ये आप अगर उदाहरण के तौर पे करके देखना चाहते हैं तो ये गेम के तौर पे आप कर सकते हैं। कि कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ से मैसेज आप दे रहे हैं वो मैसेज जो है फर्स्ट व्यक्ति को जो मैसेज मिला है सेम टू सेम वही मैसेज जो है किसको मिलना चाहिए, 10वें व्यक्ति को भी वो मैसेज मिलना चाहिए। अगर वो 10वां व्यक्ति तक पहुँचते तक अगर उस मैसेज का रूप बदल जाता है या उसका मीनिंग बदल जाता है तो वहाँ पे संप्रेषण में क्या होगी, बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब यहाँ लेते हैं संदेश का प्रसारण। संदेश का प्रसारण उचित रूप में किया जाना चाहिए। सामान्यतः संदेश को प्रसारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार सभी लोगों तक आसानी से पहुँच सके। संदेश का प्रसारण उस समय करना चाहिए, संदेश का प्रसारण जो है एकदम अच्छे से किया जाना चाहिए ताकि वहाँ पे समय रहते सभी को जो है वो संदेश क्या हो सके, प्राप्त हो सके। अगला हम देखते हैं, छठवां देखते हैं हम, समय की अनुकूलता। संदेश प्रदान करने का समय निर्धारित होना चाहिए ताकि उस विशेष समय पर सभी का ध्यान संदेश की ओर रहे। संदेश प्रदान करते समय संदेश के पालन के लिए भी पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। मतलब जब हम कोई संदेश दे रहे हैं या कोई मैसेज दे रहे हैं तो उसका एक निश्चित टाइम होना चाहिए ताकि जितने लोगों को भी हमको एक साथ में मैसेज देना है उन सब का ध्यान जो है उस टाइम पे हमारी तरफ ही रहे। अगला, संदेश की स्वीकृति एवं अभिरुचि। संदेश के प्रेषण के पश्चात संदेश की स्वीकृति एवं अभिरुचि का भी पता वक्ता के द्वारा लगाया जाना चाहिए। यदि संदेश के प्रति अधीनस्थों में अभिरुचि नहीं होगी तो इसका समुचित प्रत्युत्तर नहीं
देंगे जो संप्रेषण में बाधक होंगे। मतलब ये है कि संदेश भेज दिए, मैसेज तो कर दिए, लेकिन अब वो उस चीज़ का रिप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि उसको समझ में आया कि नहीं आया, कि उसने क्या किया उस मैसेज का, कि वो पढ़े रहने दिया। इस तरीके के भुलावे में नहीं रहना चाहिए। जो संदेश भेजने वाला रहता है वो एक बार इस चीज़ की जानकारी ज़रूर प्राप्त कर ले कि जिसके पास वो संदेश देना चाह रहा था या जहाँ भी वो संदेश भेजना चाह रहा था वो संदेश सही तरीके से उस व्यक्ति तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। क्योंकि जब वो व्यक्ति जो सब प्राप्त करने वाला, जो संदेश प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति रहेगा, उसकी उस संदेश में अभिरुचि रहेगी, तभी वो उसको क्या करेगा, उस मैसेज को स्वीकार करेगा और उस पर वो रिप्लाई देगा। ठीक है। उसके बाद में है, अगला है संदेश की सततता एवं निरंतरता। संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया है और संदेश के सतत एवं निरंतरता से भ्रम एवं अनिश्चितता की समाप्ति होती है, इसलिए संदेशों में निरंतरता होनी चाहिए। मतलब अगर आप कोई मैसेज दे रहे हैं तो उसको रुक रुक के बीच में एकदम आज अभी थोड़ा सा बोल दिए, 2 घंटे बाद फिर थोड़ा सा बोले, 4 घंटे बाद बोले, तो इसमें क्या है, उसकी एक रूपता क्या हो जाती है, हट जाती है। उसकी जो निरंतरता क्या रहती है वो हट जाती है। तो वहाँ पे थोड़े पहले, कुछ देर पहले हम सुने थे, हो सकता है कि वो जो सेकंड टाइम आप दे रहे हो उस टाइम पे मेरे पास समय ना हो, उस संदेश को मैं उस समय ना सुन पाया हूँ, तो मेरे पास मैसेज क्या मिला, आधा अधूरा रहता है। इसलिए अगर कोई मैसेज देना है तो हमको क्या करना चाहिए, उस मैसेज को लगातार उसी समय देकर क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। अब हम देखते हैं संप्रेषण की प्रकृति। संप्रेषण विज्ञान एवं कला दोनों है। संप्रेषण एक जन्मजात गुण है, संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है, संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है, संप्रेषण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब संप्रेषण जो है, जब हम पैदा होते हैं उस समय से बच्चा जो रहता है, जब बच्चा छोटा रहता है तो भी क्या करता है, जब हम उनके सामने कुछ प्रकार की आवाज़ करते हैं या कुछ करते हैं तो बच्चा क्या करता है, मुस्कुरा के अपना रिप्लाई देता है। या बच्चे को अगर पसंद नहीं आता हमारा, किसी को देख के डर जाता है, बच्चा क्या करने लगता है, रोने लग जाता है। तो मतलब वहाँ पर भी वो बच्चा क्या कर रहा है, बड़े के साथ में संप्रेषण कर रहा है। संप्रेषण जो है क्या है, सामाजिक प्रक्रिया, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और एक दूसरे के साथ में आपस में बातचीत करके अपनी चीज़ों, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो वो एक क्या है, संप्रेषण जो है क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। संप्रेषण मानवीय प्रक्रिया, हम मानव हैं और हम ही संप्रेषण करते हैं, इसलिए वो क्या है, संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है। संप्रेषण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संप्रेषण का कोई एक निश्चित स्थान नहीं रहता कि आप वहीं पे जाके संप्रेषण करेंगे, ऐसा कोई निश्चित स्थान नहीं। संप्रेषण जो है सार्वभौमिक है, मतलब वो सभी जगह पर किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने संप्रेषण प्रक्रिया को जो है मॉडल के माध्यम से भी बताया है। ये पहला मॉडल है, इसमें देख लीजिए आप। फिर इसके बाद दूसरा मॉडल है, ये आपका दूसरा मॉडल है। देखिए इसके माध्यम से भी आप संप्रेषण को बहुत अच्छे से मतलब समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कौन है, यहाँ पे संदेश है। ठीक है। संदेश है। संदेश क्या किया उसने, संदेश निर्माण किया पहले, फिर वो चाहे वो लिखित रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, उसके बाद उसने क्या किया, प्रसारित किया। किसने प्रसारित किया, यहाँ पे कौन है, संदेशवाहक शिक्षक है। मतलब मान लीजिए क्लास के अंदर से अगर कोई टीचर अगर किसी टॉपिक को पढ़ा रहा है तो वहाँ संदेशवाहक कौन है, शिक्षक है। तो शिक्षक ने उस संदेश का जो विषय वस्तु, जो टॉपिक है, उस मैटर को उसने पहले सोचा कि आज मैं इस मैटर को पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए उसने क्या किया, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बहुत सारे चीज़ें उसने इकट्ठा की वहाँ पे, उसको वो लिखित रूप में भी दे सकता। उसके बाद उसने क्लास में आके क्या किया, उस चीज़ को वहाँ पे आके क्लास में एक्सप्लेन किया। माध्यम क्या किया, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वो अपने चीज़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता। और वो भेज किसको रहा है, अगर वो टीचर है तो भेज किसको रहा है, वो संदेश प्राप्त करता कौन है, यहाँ पे छात्र। ठीक है। छात्र तक अपने मैसेज को, अपने टॉपिक को उसने एक्सप्लेन किया। उसके बाद वो छात्र जो है पढ़ता है, उसको समझता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं या कुछ करते हैं तो उसको क्या करता है, वापस वो भेजता है, किस रूप में, संदेश के रूप में। माध्यम वही रहेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप। और वो कहाँ तक जाता है, वो शिक्षक तक जाता है। तो यहाँ पे टीचर को ये पता चल जाता है कि मैंने जो यहाँ संदेश जो भेजा था वो सही माध्यम से सही तरीके से छात्र तक पहुँचा, तभी यहाँ पे वो जो स्टूडेंट जो है ये यहाँ क्या किया, यहाँ पे अनुक्रिया किया, उसके साथ में रिप्लाई किया, अपने मैसेज का रिप्लाई किया, टीचर के मैसेज का उसने क्या किया, रिप्लाई किया। और यहाँ पे टीचर को ये पता चल जाता है कि उसका जो मैसेज है वो सही तरीके से पहुँच चुका है और छात्र उस चीज़ को समझ चुके हैं। ठीक है।
हमारा अगला जो टॉपिक है वो है संप्रेषण के कार्य, जिसमें सबसे पहला है शिक्षक शिक्षार्थी में संबंध स्थापित करना, कुशल संचालन हेतु भ्रम की समाप्ति, सभी से संपर्क संभव, पारस्परिक सहयोग में वृद्धि। शिक्षक शिक्षार्थी में संबंध स्थापित करने से मतलब है संप्रेषण के विभिन्न कार्यों में शिक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम कार्य जो है शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध स्थापित करना है। जब तक शिक्षक का जो है संप्रेषण नहीं करता उसके मध्य संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। जब तक शिक्षक जो है शिक्षार्थी के साथ में संप्रेषण नहीं करेगा तब तक कोई भी संबंध वहाँ पे स्थापित नहीं हो सकता। दूसरा है कुशल संचालन हेतु। संप्रेषण के द्वारा शिक्षक कक्षा का कुशल संचालन कर पाता है। कुशल संचालन हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार के निर्देश प्रदान करने होते हैं जिससे प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। भ्रम की समाप्ति। संप्रेषण के अभाव में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तथा संप्रेषण के द्वारा उत्पन्न भ्रम को समाप्त कर दिया जाता है। अगला है सभी से संपर्क संभव। संप्रेषण का प्रमुख कार्य सभी से संपर्क करना भी है। संप्रेषण के द्वारा एक साथ ही कई लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जा सकता है। उसके बाद है लास्ट है पांचवा, पारस्परिक सहयोग में वृद्धि। आपसी विचार विमर्श एवं विचार विनिमय के बाद पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होती है। सहयोग की प्रथम कड़ी क्या है? संप्रेषण है। अब हम देखते हैं संप्रेषण में आने वाली बाधाएं। संप्रेषण में आने वाली बाधाएं जो हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहला है भौतिक बाधाएं, दूसरा है भाषा की बाधाएं, तीसरा है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, चौथा है पृष्ठभूमि की बाधाएं। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाओं के अंतर्गत इतनी सारी और बाधाएं आती हैं, देख लीजिए आप। शोर है, अदृश्यता है, वातावरण है, भौतिक असुविधाएँ हैं, खराब स्वास्थ्य है, ध्यान केंद्रित न हो पाना। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं भाषा की बाधाएं। शब्द आडंबर होना, अस्पष्ट शब्द, शब्दों को चबाकर बोलना, गलत उच्चारण, अस्पष्ट ग्राफिक तथा संकेत। इसमें हम देख लेते हैं पहले वाले भौतिक बाधाएं में, जैसे अगर बहुत ज़्यादा शोर रहता है तो वहाँ पे भी हम संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। अगर कोई लिखित अगर संप्रेषण कर रहे हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं, अगर वो ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है तो भी वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, संप्रेषण हमारा ठीक से नहीं होगा। वातावरण अगर सही नहीं है, खूब शोरगुल वाला है, तो भी हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, संप्रेषण सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी भौतिक असुविधाएँ रहती हैं जिनकी वजह से हमारा संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होता है। खराब स्वास्थ्य, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, आपका स्वास्थ्य खराब है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो चीज़ आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। इस वजह से भी वहाँ संप्रेषण में क्या हो जाता है, बाधा उत्पन्न होती है। ध्यान केंद्रित ना हो पाना। अगर मैं क्लास के अंदर पढ़ा रही हूँ और आपका ध्यान यहाँ पे नहीं है, दूसरी जगह भटक रहा है वहाँ पे ध्यान, तो भी वहाँ पे संप्रेषण हमारा सही ढंग से नहीं हो पाएगा। शब्द आडंबर मतलब बहुत सारे शब्दों का भरमार होना किसी चीज़ में। ठीक है। अगर टीचर कोई चीज़ समझा रहा है तो सरल स्पष्ट शब्दों में वो समझा दे। अगर वो शब्द आडंबर माने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करता है जो आपके बिल्कुल समझ से बाहर है, तो वहाँ पे भी संप्रेषण क्या होती है, बाधित होती है। अस्पष्ट शब्द, टीचर अगर बोल रहा है लेकिन उसके शब्द जो है, उसके जो भाषा जो वो स्पष्ट नहीं है, तो भी आप उसको नहीं समझ पाएंगे उनकी चीज़ों को। शब्दों को चबा कर बोलना, कभी कभी कोई देखना आप शब्दों को चबा कर बोलते हैं जिससे हमको समझ में नहीं आता है कि अगला व्यक्ति बोल क्या रहा है। ठीक है। यहाँ पे भी संप्रेषण सही ढंग से नहीं हो पाता है और बाधा उत्पन्न होती। गलत उच्चारण, चीज़ों को श के जगह फ बोलते हैं, जैसे सफ़ेद आप बोलते हैं, वहाँ पे अगर स के जगह कई लोग क्या करते हैं, फ बोलते हैं, तो सफ़ेद बोलते हैं, तो आपको समझने में वहाँ परेशानी होती है। गलत अगर उच्चारण होता है तो भी वहाँ पे संप्रेषण सही तरीके से नहीं होता है और बाधा उत्पन्न होती है। अस्पष्ट ग्राफिक तथा संकेत, अगर आप संकेत के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, किसी ग्राफ के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं और वो ग्राफ अगर सही नहीं बना है, संकेत जो है, कूट संकेत जो है वो सही तरीके से नहीं बना है, तो भी वहाँ पे संप्रेषण में क्या आएगी, बाधा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे तीसरा देखिए, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। पूर्वाग्रह, अरुचि, ध्यान न दे सकना, गलत प्रत्यक्षीकरण, अपूर्ण जिज्ञासा। पूर्वाग्रह मतलब पहले से आप किसी चीज़ के लिए भ्रम पाल के रखे हैं कि ये ऐसा है, तो वहाँ पे भी आपका वहाँ पे जो है उस संदेश को प्राप्त करने में आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगे। अरुचि मतलब वो टॉपिक ही आपकी रुचि का नहीं है, तो भी आप वहाँ पे उस मैसेज को बहुत तरीके से ध्यान नहीं देंगे। ध्यान न दे सकना मतलब आपका ध्यान जो है हर हमेशा इधर उधर भटकता है, अस्थिर ध्यान रहता है आपका, तो भी वहाँ पर आप संप्रेषण संदेश को ठीक ढंग से नहीं ले पाएंगे और संप्रेषण ठीक से नहीं हो पाएगा। गलत प्रत्यक्षीकरण, सामने वाला व्यक्ति जो है उस चीज़ को किस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने रख रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, अगर वो सही तरीके से अगर नहीं रख पा रहा है तो भी वहाँ पे संप्रेषण क्या होगा, आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। अपूर्ण जिज्ञासा मतलब आपको कोई जिज्ञासा नहीं, मतलब आधी जिज्ञासा है, आधा मतलब ज्ञान आपको प्राप्त है और आधा मतलब आपको पता नहीं है और आपको बिल्कुल रुचि ही नहीं है उसमें कि अरे मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर, क्यों समझूँ उस चीज़ को। ये इस तरीके से अपूर्ण जिज्ञासा भी वहाँ पर क्या करती है, संप्रेषण में जो रखा रहता है बाधा उत्पन्न करती है।
चौथा देखते हैं पृष्ठभूमि की बाधाएं। पूर्व अधिगम, सांस्कृतिक भेदभाव, पूर्व कार्य की स्थिति, पूर्व कार्य का वातावरण। पूर्व अधिगम मतलब पहले से अगर आप उस चीज़ को पढ़ चुके हैं तो भी आपका वहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम, अरे मुझे पहले से पता है, ऐसे सोच के आप क्या करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे संप्रेषण में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। सांस्कृतिक भेदभाव, क्षेत्रीय जो भेदभाव होता है वो यहाँ पे भी दिखाई देने लगता है। अरे वो एक क्षेत्र का व्यक्ति अगर अपने क्षेत्र के बारे में बता रहा है, दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति वहाँ बैठा है, तो वो दूसरे क्षेत्र का क्यों सुने। अपने जो सांस्कृतिक भेदभाव जो रहता है उसको वहाँ पे वो बिल्कुल लेके आ जाता है कि अरे यार मुझे नहीं सुनना ये चीज़, ऐसे तो वहाँ पे भी संप्रेषण क्या होता है, बाधित होता है। पूर्व कार्य की स्थिति, पूर्व कार्य का वातावरण मतलब जहाँ पहले आप कार्य कर रहे थे वहाँ की स्थिति किस प्रकार की, नेगेटिव थी, या वहाँ का वातावरण कैसा था, नेगेटिव था। तो वो अब जब नए जगह में जाते हैं तो आपको ये लगता है कि अरे मेरा पहले ऑफिस में तो कार्य करता था तो वहाँ इस तरीके का वातावरण था, तो पक्का इस ऑफिस में भी इस तरीके का वातावरण। तो वहाँ पे जो नए व्यक्ति नया जगह में जाता है तो वहाँ पे वो अनुकूलन करने में थोड़ा सा क्या करता है, अपने आप को रोकता है। तो यहाँ पे भी संप्रेषण में क्या होता है, बाधा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे देखते हैं हम संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के उपाय। इसमें सबसे पहला है सरल सुगम भाषा का प्रयोग, स्पष्ट भाषा का प्रयोग, स्पष्ट लिखावट, सुनने की आदत, एक समय में एक ही चैनल का प्रयोग, बाहरी शोर पर ध्यान नहीं देना, अनुमान नहीं लगाना चाहिए, भली भांति पढ़कर और समझकर ही अनुक्रिया करें। मतलब जब हम जब संप्रेषण करते हैं उसमें अगर बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो उसमें बाधाओं को मैंने बताया कि किस किस तरीके की बाधाएं उत्पन्न होती है। तो वो बाधाएं अगर उत्पन्न होती है उनको दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले सरल एवं सुगम भाषा का प्रयोग करना चाहिए संप्रेषण करते हैं। दूसरा रहना चाहिए हमारा भाषा कैसा रहना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट लिखावट, सुनने की आदत मतलब जो हम लिख के अगर मैसेज कर रहे हैं तो लिखावट कैसी होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। सुनने की आदत मतलब सामने वाला जब तक कंप्लीट तरीके से न बोल ले, अपनी बातों को न रख दे, तब तक आपको सुनते रहना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। बीच में अगर बोलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, संप्रेषण सही ढंग से नहीं हो पाता। एक समय में एक ही चैनल का प्रयोग मतलब आप किसी माध्यम से अगर किसी को दे रहे हो, कोई मैसेज देना चाहते हो तो वहाँ पे सिर्फ उस समय जो है एक ही चैनल का प्रयोग करना चाहिए। बाहरी शोर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाहरी शोर पर ध्यान मतलब जैसे आप क्लास के अंदर बैठे हैं या अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो अगर किसी विशेष बातों पे अगर चर्चा चल रही है और कोई मैसेज आपको कोई देना चाह रहा है तो अगर बाहर में अगर शोर हो रहा है और बार बार आपका ध्यान अगर उधर जा रहा है तो भी वहाँ पे क्या होता है, संप्रेषण जो क्या हो जाता है, ख़राब होने लगता है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, बाहरी शोर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो मैसेज दे रहा है सामने वाला व्यक्ति, आपको उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ध्यान केंद्रित करके हम जो संप्रेषण की बाधाओं को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अनुमान नहीं लगाना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला कि सामने वाला व्यक्ति अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आप पहले उसकी पूरी बातों को सुन लीजिए। उसकी आधी बातों को सुन करके अगर आप अनुमान लगाकर उसका जवाब देते हैं तो वहाँ संप्रेषण में क्या उत्पन्न होगी, बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि आपने उस व्यक्ति का पूरा बात नहीं सुना तो समझा भी पूरा नहीं, तो आप जवाब क्या देंगे, वहाँ पर गलत ही देंगे। इसलिए कभी भी किसी भी मैसेज के आगे के पूरे शब्दों को पढ़ना चाहिए, अनुमान लगाकर जवाब नहीं देना चाहिए। अब हम देखते हैं सातवां, भली भांति पढ़कर और समझकर ही अनुक्रिया करें। अगर मान लीजिए कोई मैसेज आ जाता है तो उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, पढ़कर उसको पहले समझ लेना चाहिए कि उस मैसेज में बोलना क्या चाह रहा है, हमको जवाब क्या देना है। ठीक है, आप उसको ऊपरी नज़र से पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी बिना समझे आप अगर अनुक्रिया करते हैं तो वहाँ अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी मैसेज अगर आपको मिलता है या कोई बात आप तक पहुँचती है तो पहले आप उसको पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद ही आप रिप्लाई करिए। तो आप इस तरीके से अगर करते हैं तो संप्रेषण की जो बाधाएं हैं वो क्या हो जाती है, वहाँ पे दूर हो जाती है। अब हम देखते हैं अगला, कक्षा संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक की भूमिका। मतलब कक्षा में अगर हम संप्रेषण कर रहे हैं तो एक शिक्षक के रूप में वो कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं उसको, संप्रेषण को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला देखते हैं, छात्रों के अनुरूप भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो छात्र समझ सके वैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, मतलब शब्दों में गलत उच्चारण नहीं आना चाहिए, शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। नवीन संप्रेषण तकनीकी एवं उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। नई चीज़ संप्रेषण के में अगर कोई चीज़ बाधित कर रही है तो वहाँ नई तकनीकी एवं उपकरण का प्रयोग शिक्षक को करना चाहिए और संप्रेषण को प्रभावशाली बनाना चाहिए। शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए। शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए मतलब उसको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर बच्चे बीच में क्रॉस क्वेश्चन करते हैं या कुछ करते हैं तो वहाँ पे उसको उस चीज़ का उत्तर देना आना चाहिए, जिससे वो संप्रेषण जो है कंटिन्यू बना रहे, बीच में टूटे ना। शिक्षक को अध्यापन के दौरान विषय से नहीं भटकना चाहिए। पढ़ा रहे हैं आप साइंस और एग्जाम्पल देना चालू कर दिया आप हिंदी सब्जेक्ट का,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो विषय से क्या हो गया, भटक गया जो टीचर है, ठीक है। तो जब जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं आपको पूरा अपना ध्यान किस पे रखना चाहिए, एक टीचर को उसी विषय पे रखना चाहिए, ठीक है। अगला है शिक्षक को आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। अगर क्लास के अंदर कोई बच्चा बीच में सवाल करता है तो शिक्षक में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए और इतना अपने सब्जेक्ट का उसको ज्ञान होना चाहिए कि वो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में बच्चों की शंकाओं को दूर कर सके। शिक्षक को सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी आप क्लास में देखते होंगे कोई टीचर आता है तो किसी एक ही तरफ देख देख के बच्चों को पढ़ाने लग जाता है और दूसरी तरफ के बच्चे अपने आप को क्या समझते हैं, टीचर हमको इग्नोर कर रहा, ध्यान नहीं दे रहा टीचर हमको। तो हम क्या करते हैं, हम आप वो बच्चे क्या करते हैं, आपस में बातचीत करना चालू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ में नीचे नीचे से मैसेज पास करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर को ये होना चाहिए कि वो क्लास में सभी से आई कॉन्टैक्ट करे और सबके साथ एक समान व्यवहार करे, जिससे जो कि क्लास में जो संप्रेषण हो रहा है वो क्या हो सके, प्रभावशाली बन सके। अब देखते हैं हम यहाँ पे शिक्षक द्वारा छात्रों को अध्यापन के दौरान समय समय पर पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए। शिक्षक क्लास के अंदर अगर संप्रेषण कर रहा है, किसी टॉपिक को समझा रहा है, छात्र अगर अच्छा जवाब दे रहे हैं, अच्छे तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं, और अगर कोई छात्र अगर रिप्लाई नहीं कर रहा है, कम से रिप्लाई कर रहा है, या कोई छात्र बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए, उनको बीच बीच में उनकी कमियों को, उनकी अच्छाइयों को बताते रहना चाहिए, जिससे बच्चे जो क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और आगे बढ़कर उत्तर देने के लिए अपने आप को और ज़्यादा आगे करते हैं। अब हम देखते हैं प्रभावशाली संप्रेषण में छात्रों की भूमिका। अभी हम देख रहे थे कक्षा में संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। अब हम देखते हैं छात्रों की भी भूमिका होती है वहाँ पे, क्योंकि शिक्षक अकेला तो वहाँ नहीं रहता है, छात्र भी रहते हैं। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं छात्रों को विषय वस्तु को ध्यान से सुनना एवं समझना चाहिए। छात्रों को जहाँ शंका हो वहाँ शंका समाधान के लिए प्रश्न पूछना चाहिए। अध्ययन के दौरान विषय के अलावा अन्य कोई बात नहीं करना चाहिए। छात्रों को अपने शिक्षक पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। छात्रों में आत्मविश्वास होना चाहिए। छात्रों में अपने शिक्षक व विषय के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना होनी चाहिए। जब क्लास के अंदर कोई संप्रेषण होता रहता है तो छात्रों को क्या करना चाहिए, उस विषय वस्तु को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, और अगर कोई उनको वहाँ पे शंका आती है या कोई समस्या आती है तो तुरंत उनको क्लास में ही क्वेश्चन कर लेना चाहिए। क्लास में जब टीचर पढ़ाते रहता है तो छात्रों को ये रहना चाहिए कि वो सिर्फ उस सब्जेक्ट के प्रति ही बात करे, उस सब्जेक्ट के विषय में बात करे, अन्य कोई बात नहीं करना चाहिए। और एक छात्र को अपने शिक्षक पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। और छात्रों में आत्मविश्वास होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई समस्या आती है या कोई उनको उस समस्या का हल नहीं मिल रहा है तो अपने टीचर से बहुत अच्छे से फ्रैंक होकर वो क्या कर सके, अपनी समस्या को उनके सामने रख सके और अपनी शंका का समाधान कर सके। और जो है छात्रों में अपने शिक्षक व विषय के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना होनी चाहिए। एक अच्छा संप्रेषण तभी हो सकता है जब एक शिक्षक जो है अपनी। अब हम लास्ट में देखते हैं निष्कर्ष। अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण का उद्देश्य प्रेरणा देना, सूचना देना, सुझाव देना तथा अधिगम को अर्थपूर्ण तथा समझने के युक्त बनाना है। इस प्रकार संप्रेषण का हमारे दैनिक जीवन एवं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उम्मीद है मुझे आप सबको आज का ये जो टॉपिक था संप्रेषण तकनीकी समझ आ गया होगा। और मान लीजिए अगर आपके कुछ डाउट्स हैं इस टॉपिक को लेकर के, तो मैंने ये यहाँ पे कुछ लेखक के नाम और उनके बुक के नाम दिए हैं। अगर कुछ डाउट होंगे तो आप जो है इन बुक्स से अपने डाउट को और अधिक क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।